हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। दोस्तों, हम लोग सुप्रीम कोर्ट की पावर्स एंड फंक्शंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हम लोगों ने अभी तक ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन को कवर कर लिया, रिट ज्यूरिसडिक्शन को कवर कर लिया, एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन को कवर कर लिया। इस लेक्चर में बात करेंगे एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन के बारे में। नाम में ही एक बात आ रही है ना सामने कि कोई एक एडवाइस का एलिमेंट है ना। अब किसकी एडवाइस किसको एंड सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर क्या रोल है। जो संविधान है, जैसा कि आप जानते हो, अभी तक आप पढ़ चुके हो, आर्टिकल 143 के अंतर्गत ये ऑथराइज करता है किसको, राष्ट्रपति को, कि वो सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन जो है, उनकी राय जो है वो मांग सकते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, जब शब्द ही यहाँ पर ओपिनियन आ गया है तो क्या मैं इसके साथ एक वर्ड अटैच कर दूँ तो ठीक लगेगा क्या? बाइंडिंग या फिर मस्ट, बताओ सही ना। ओपिनियन कभी भी मयूर बाइंडिंग या फिर मस्त तो होता नहीं है। तो प्रेसिडेंट जो है, इनको पावर दी गई है आर्टिकल 143 के अंतर्गत। किसने दी? संविधान ने, कि ये सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन जो है वो मांग सकते हैं इन द 2 कैटेगरीज ऑफ मैटर्स। ठीक है। नंबर 1, कोई भी एक ऐसा मुद्दा जो कि कानूनी रूप का हो या पब्लिक इम्पोर्टेंस से वो अटैच हो, जो देश में आ चुका हो या फिर राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि एक आशंका है कि ये आ सकता है। सिंपल सी बात, कानूनी रूप से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा या पब्लिक इम्पोर्टेंस से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा आ गया है या आने वाला है, राष्ट्रपति को जब ऐसा लगे और वो कंफ्यूज हो गए हैं कि क्या करना चाहिए इसमें, क्या नहीं करना चाहिए, तो वो सुप्रीम कोर्ट की राय बेसिकली वो मांग सकते हैं। उसके बाद, ऑन एनी डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी, संविधान से पहले जो भी ट्रीटी चलती थी, क्या मैं इसको एक ये जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी, कोवेनेंट एंगेजमेंट, सेनेट या फिर अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्या मैं इनको ऐसा कह सकता हूँ? ब्रिटिश एरा के पॉलिसी, रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज एंड एक्ट्स एंड ट्रीटीज, ऐसा कह सकता हूँ मैं ऐसा भी कह सकता हूँ। प्री 26 जनवरी 1950, बताओ, है ना। तो कोई भी डिस्प्यूट अगर आता है जब ब्रिटिश एरा के कोई भी लॉज वगैरह या फिर जब हमारा संविधान रेडी नहीं हुआ था, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, उससे पहले कोई भी ब्रिटिश एरा के जो ट्रीटीज, एग्रीमेंट्स वगैरह ये सब जो चले आते थे, इनसे रिलेटेड कोई भी एक इशू अगर उठता है तो सुप्रीम कोर्ट की वो राय ले सकते हैं। अब ऐसे कैसी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे आज के प्रीलिम्स के अंदर इसका जिक्र हुआ और जैसा कि हम कोर्स के अंदर पढ़ते रहते हैं, हो सकता है इंडियन पीनल कोड, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, पहले केस के अंदर अगर हम लोग बात करें, डिस्प्यूट अगर अराइज हो रहा है ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो और ना भी चाहे अपनी एडवाइस दे सकता है या देने से मना कर सकता है अपना ओपिनियन राष्ट्रपति को। लेकिन पहले तो मैं कीवर्ड को मार्क कर दूं, द कोर्ट में गिव और कोर्ट में रिफ्यूज। लेकिन दूसरे केस के अंदर आपको एक वर्ड देखने को मिलेगा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, जस्ट अ मिनट, सिर्फ इतने वर्ड पे फोकस करो। मस्ट,
दूसरा केस, कोई भी ऐसा डिस्प्यूट जो कि प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी वगैरह से जुड़ा हो, यार ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये करंट कानूनों को प्रभावित नहीं कर रहा, ये जो बैक डेट से एक कानून हमारे देश में अभी तक जो इम्प्लीमेंट होते हुए आ रहे हैं उनके किसी स्ट्रक्चर को प्रभावित कर रहा होता है। तो ऐसे किसी केस के अंदर जब प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी से जुड़ा कोई मुद्दा हो तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट मस्ट गिव इट्स ओपिनियन टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, दोनों केसेस के अंदर सुप्रीम कोर्ट बेसिकली क्या कर रहा है कि अपना एक ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहा है। जो ओपिनियन एक्सप्रेस करा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इट इज़ ओनली एडवाइजरी, और ये किसी प्रकार की सुप्रीम कोर्ट की कोई एक जुडिशियल अनाउंसमेंट, प्रोनाउंसमेंट, जजमेंट, हुक्म या फरमान नहीं है। तो इट इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन राष्ट्रपति। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया, आपने खुद ही बोला कि जब ओपिनियन जहाँ पर आ जाएं तो ओपिनियन को अगर हम ऐसा कहें कि वो बाइंडिंग और मस्ट होते तो ये गलत बात है, फिर वो राय क्या होगी, फिर तो वो डोमिनेशन वाली बात है। अब इससे ये वाली चीज़ रखी क्यों गई है, ये विंडो फिर एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन की रखी क्यों गई है? वो इसलिए रखी गई है, सरकार जो है इस एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का यूज़ करते हुए सरकार को एक अथॉरिटेटिव, और यहाँ पर अथॉरिटी कौन, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का एक लीगल ओपिनियन मिल जाता है। कोई भी ऐसा मुद्दा जो कि सरकार डिसाइड करना चाहती है, सरकार जिसके ऊपर कानून या कानूनी व्यवस्था को लाना चाहती है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था, डेमोक्रेटिक सेटअप प्रभावित होंगे, अफेक्ट होंगे। यहाँ पर एक कैच बताता हूँ, आपको क्या लगता है आर्टिकल 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति भवन में, प्रेसिडेंट रूम में, जैसा कि मैंने वो बेड दिखाया था, सब कुछ दिखाया था, आराम से यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा पिज़्ज़ा खाया जा रहा है, उसके बाद कोक पी जा रही है। एकदम से इनको क्या चोल मच गई आर्टिकल 143 को यूज़ करने की? ये राष्ट्रपति करवा रहा है, इनके अंदर एक आग लगी है ये पूछने की। ये एक्चुअली पूछना होता है सरकार को। एंड श्रेया, बस फर्क इतना है, यूनियन गवर्नमेंट का हर एक प्रोसेस होकर गुजरता है यहाँ से। होता है ऐसा कि नहीं होता? बताओ क्यों बताइए वाली बात। मैंने शांत दिमाग से आप लोग सब इसको देखो जरा, गौर करके, कितनी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है। वो पूरी बातें अभी तक सुप्रीम कोर्ट और प्रेसिडेंट की कर रहा था। लास्ट टाइम में बोलता है ये विंडो इसलिए दी गई है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की संविधान के अंदर, इट फैसिलिटेट्स द गवर्नमेंट, ताकि गवर्नमेंट का एक अथॉरिटेटिव लीगल ओपिनियन गवर्नमेंट जान सके, जो कि गवर्नमेंट का खुद का नहीं होगा, ऑब्वियसली बात है। कोई एक अथॉरिटी हो जो कि उसको लीगल ओपिनियन दे, कोई भी ऐसे मुद्दे पर जिस मैटर के ऊपर सरकार एक कानून लाना चाहती है, या करंट कानून को चेंज करके, कानूनी व्यवस्था को चेंज करके, अल्टीमेटली जिसकी वजह से डेमोक्रेटिक सेटअप प्रभावित होगा, उसमें छेड़ाछाड़ी करना चाहती है। अब अभी तक प्रेसिडेंट चल रहा था, ये गवर्नमेंट एकदम से कहाँ से आ गई? बिकॉज आर्टिकल 143 हालांकि इट इज़ रिजर्व इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, लेकिन जो प्रेसिडेंट है वो एक्चुअली इसका काम कर रहे हैं, इसका यूज़ कर रहे हैं एंड काम करके दे रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। इससे एक और फ़ायदा होता है। क्या फ़ायदा होता है बताओ? बोलो बोलो। टाइम नहीं बसता। अरे हाँ, वो तो चलो ठीक है। हाँ, लॉ मेकिंग का टाइम बस, अल्टीमेटली ये बोलो ना कि जब सरकार को अगर ये पता लग जाए तो फिर वो कोई भी लॉ मेकिंग में तो टाइम बचा लेंगे, लॉ को लेकर ही नहीं आएंगे। एंड दूसरा, फालतू में सुप्रीम कोर्ट को भी इसको यूज़ नहीं करना पड़ेगा, और अल्टीमेटली नल वर्ड डिक्लेयर नहीं करना पड़ेगा, जिसको कहते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं करना पड़ेगा। राइट? 2019 में प्रेसिडेंट जो है
President has made 15 references to the Supreme Court under its advisory jurisdiction. ये 15 दफा राष्ट्रपति जी को किसने बोला होगा कि आप जाकर इस मुद्दे पर उच्च न्यायालय से राय मांगिए, राय उनकी मांग लाइए, हैं? PMNS काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एंड एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का एक नया नाम आपको देखने को मिल रहा है, कंसल्टेटिव जुरिस्डिक्शन। प्लीज ऐड दिस इन योर हेडिंग्स। पता है क्यों? जस्ट सपोज श्रेया मयूर 2024 के प्रीलिम्स के अंदर एक क्वेश्चन आ जाए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कंसल्टेटिव जुरिस्डिक्शन। छूटते ही दिमाग से बाहर, भाई ब्रेक से बाहर निकले नहीं लौंडे लपाड़े, श्रेया छूटते ही लाना आएगी। भाई लक्ष्मीकांत से भी क्वेश्चन नहीं फंस रहे, उसके बाहर से आ रहे हैं नई जुरिस्डिक्शन। ठीक है, अब क्या है ये 15 चीज़ें अभी तक सुप्रीम कोर्ट, अच्छा मैंने सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने साल 2019 बोल दिया, वो साल 2019 तक बोलना चाहिए था मुझे। अभी तक राष्ट्रपति ओवरऑल जब से संविधान बना है एंड साल यानी कि 26 जनवरी 1950 से लेकर साल 2019 तक 15 बार अलग अलग टाइम पर राष्ट्रपति ने इस एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का यूज़ करा है। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत यूज़ करा होगा? ये सिटीजन के लिए भी होता है क्या? मुझे लक्ष्मीकांत का एक चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, इसमें मैं खत लिख सकता हूँ सुप्रीम कोर्ट को एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का यूज़ करके? है मैं कहूँ नल एंड वॉइड का मतलब बता दो, वॉइड तो समझ में आ गया, नल का मतलब बता दो, बोल सकता हूँ सुप्रीम कोर्ट को? ठीक है। तो ये 15 चीज़ें कौन सी हैं? दिल्ली लॉज एक्ट इन 1951। एंड अब तो ये बताने की ज़रूरत है नहीं इसमें मयूर, श्रेया, ईशा, किसी को भी, कि आज जैसा कि मैंने आपको बताया प्रीलिम्स के पेपर की एनालिसिस करते हुए, अब श्रेया मैं ये नहीं बोल सकता कि आपको इसको देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। भाई सामने है, एक बार के लिए याद कर लो, ज़िंदगी भर के लिए छुटकारा मिल जाएगा फिर। ठीक है, ये 15 एक्ट्स हमें पता होने चाहिए। केरला एजुकेशन बिल इन 1958, क्योंकि ऐसा आ सकता है कि ये 4 या 7 की पेयरिंग बनाकर दे दें एंड मतलब ऑप्शंस दे दें, एंड उसके बाद श्रेया बड़े आराम से पूछ सकते हैं ना कि इनमें से बताइए कौन से ऐसे केसेस थे जहाँ पर प्रेसिडेंट ने टाइम टू टाइम कंसल्टेटिव जुरिस्डिक्शन या एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन को यूज़ करा है अंडर आर्टिकल 143। बनाने को याद करो, आज का एक क्वेश्चन था, एक टफनेस लेवल यहाँ पर भी जा सकती है। ये सारे के सारे इनमें से कोई 6 से 7 चीज़ें दे दी, एक्ट्स दे दिए, एंड उसके बाद बोल दिया जाए कि राष्ट्रपति ने ये जो एक्ट्स दे रखे हैं, इन एक्ट्स के अंतर्गत अपने आर्टिकल 143 का यूज़ कहाँ कहाँ करा है। याद है आज आर्टिकल जैसे 300 समथिंग कुछ आया था वो, एंड 16 क्लॉज 4, पता ही नहीं है तो करोगे क्या? उसके बाद बेरूबरी यूनियन केस इन 1960, सी कस्टम्स एक्ट इन 1963, केशव सिंह केस रिलेटेड टू द प्रिविलेज ऑफ द लेजिस्लेचर इन 1964, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन केस 1974, स्पेशल कोर्ट्स बिल 1978, जम्मू एंड कश्मीर रीसेटलमेंट एक्ट 1982, कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स ट्राइब्यूनल 1992, राम जन्मभूमि केस इन 1993। Solved. Consultation process to be adopted by the Chief Justice of India in 1998. Legislative competence of center and the states on the subject of natural gas and LNG, liquefied natural gas in 2001. Constitutional validity of Election Commission's decision on delaying the Gujarat Assembly elections in 2002. Punjab Termination of Agreements Act in 2004. 2G spectrum case verdict and the mandatory auctioning of natural resources across all sectors, एनर्जी सेक्टर या फिर कोई से भी पावर सेक्टर जो भी हो, 2012। तब प्रेसिडेंट ने इन केसेस के अंदर सुप्रीम कोर्ट से उनकी राय मांगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं
अगली जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अब जब हम बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट को एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, तो उसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की दो पावर है। नंबर 1, जजमेंट्स, प्रोसीडिंग्स एंड एक्ट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में कोई भी चीज़ हो रही है, जजेस कोई भी टिप्पणी कर रहे हैं, कोई भी जजमेंट वो पास कर रहे हैं, या सुप्रीम कोर्ट को अपना खुद का चलाने का कोई भी जो प्रोसीजर है वो सुप्रीम कोर्ट ने अडॉप्ट कर रखा है, ये एक याद के तौर पर प्लस एक प्रूफ के तौर पर रखे जाते हैं। कहने का मतलब क्या है? छोटा सा केस बताता हूं। शनि शिंगरापुर केस, हाजी अली दरगाह केस एंड सबरीमाला केस, all are related to the entry of women in temple and mosque premises, right? आप सब लोग, कुछ लोग आप में से जितनी भी लड़कियां अभी बैठी हुई हैं अर्ली 20s या लेट 20s में है वो, ठीक है? कुल मिलाकर पकड़ के चलते हैं 25 से 4 ऊपर, 25 से 4 कम, ठीक है? इस एज के आप लोग लड़कियां बैठे हुए हो। आप ना कल को असम जाते हो, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो, वहां पर एक मंदिर है, उसका प्रीस्ट आपको ये कह रहा है क्योंकि आप सब मेंस्ट्रुएटिंग एज की वेमेन हो, मेंस्ट्रुअल साइकिल उस टाइम जिस टाइम आप मंदिर में गए हो, नोबडी कैन प्रूव कि चल रही है कि नहीं चल रही है, आप पीरियड्स पे हो कि नहीं हो, लेकिन वो बोल रहा है कि आप मेंस्ट्रुएटिंग एज की वेमेन हो, आप टेंपल के अंदर एंटर नहीं कर सकते। इससे इस टेंपल की जो मर्यादा है या जो व्यवस्था है वो भंग हो जाएगी, देवी देवता नाराज हो जाएंगे। आपने एक चीज़ समझ रखी है कि ये हमारे बॉडी का एक नेचुरल प्रोसेस है, हमारा भगवान से कनेक्ट करने का अपना तरीका है, हम इन सब नॉनसेंस चीज़ों में नहीं मानते। एंड ये चीज़ जब आप इस मंदिर में गए, ये है बात साल 2024 की, एंड ये जजमेंट्स वाइंड अप हो चुकी हैं साल 2019 तक। यहां पर भी वही इशू है ना, एंट्री ऑफ विमेन in certain spiritual premises and the ground which temple और mosque is denying, मतलब एंट्री जो उनको डिनाई कर रहा है वो इस ग्राउंड पे कर रहा है, दैट दे आर द menstrual cycle age women। अब यहां पर आप गए सुप्रीम कोर्ट, आपने बोला फंडामेंटल राइट्स हमारे वायलेट हुए हैं, आर्टिकल 25 टू 28 की कैटेगरी के अंदर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पास्ट में ऐसे 3 केसेस के अंदर अपनी जजमेंट दे चुका है, अगर आपका केस कोई बहुत ही अलग टॉपिक, एक बहुत ही अलग मंदिर, उसके अंदर देवी देवता डीटी से रिलेटेड है, तो सुप्रीम कोर्ट एक नई जजमेंट दे सकता है। लेकिन अगर आपका केस सिर्फ इसी मुद्दे को लेकर बनता है कि एक मेंस्ट्रुअल एज की विमेन क्या टेंपल प्रीमाइसेस के अंदर एंटर कर सकती है कि नहीं कर सकती है, और मान लो कि सुप्रीम कोर्ट ने देखा क्या हम पास में ऐसी कोई जजमेंट दे चुके हैं, उसने बोला ऐसा कोई केस पेज पलटा है, तो ये मिला उसको अपनी डायरी राइटिंग के अंदर, मेमोरी के तौर पर। अच्छा, ये केस और बिल्कुल इस केस के अंदर जितने भी मुद्दे हैं वो सबरीमाला टेंपल से जुड़े हुए हैं, सबरीमाला टेंपल केस से जुड़े हुए हैं,
सुप्रीम कोर्ट यहां पर उसी जजमेंट का यूज करेगा जो कि उसने 2019 के सबरीमाला केस के अंदर उसने इशू करी थी। वो जजमेंट, वही जजमेंट वो आपके केस के अंदर लाके दे देगा, बिकॉज योर केस डेल्ट विद द इशू जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट पास्ट में ऑलरेडी डील कर चुका है। तो एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इससे सुप्रीम कोर्ट का जो टाइम है वो सेव हो जाता है। उन केसेस के अंदर जहां पर इशू सिमिलर है। अब समझ में आ गया कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या है? पहले बताओ, ये एग्जांपल पूरा समझ में आ गया? अब अगर ये आ गया तो अब आपको कुछ नया नहीं मिलने वाला। हाँ, आप जाके ये बोलो हरनीत है, वैसी बावली है ये। अब ये जाके ये बोले कि एलियन ने मेरे फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच कर दिया। यूएफओ उतरा था, मेरे घर के आगे उतरा था, छत पे आए मेरे एलियन, फंडामेंटल राइट को ब्रीच कर दिया, मेरी प्रॉपर्टी में ट्रेसपास कर गए और मुझे किसी देकर भग गए। अब ये एक नए नेचर का इशू है। सुप्रीम कोर्ट इसके लिए फ्रेश जजमेंट देगा, क्योंकि वो कहेगा इस तरीके की बावली लड़की और बावला केस हमारे सामने कभी पास्ट में आए ही नहीं है। दिस इज अ टोटली फ्रेश वर्ड। लेकिन अब जब इसके अंदर दे देगा वो, ठीक है, हरनीत वर्सेस एलियन ऑफ द वर्ल्ड केस, फ्रेश केस है, तो अब जब ये इसके अंदर कोई जजमेंट अगर डिलीवर कर देगा सुप्रीम कोर्ट, ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा। आपकी बैंक स्टेटमेंट या आपका कोई भी चीज़ें रिकॉर्ड रहती है ना, पूरी की पूरी जिसकी डिटेल आती है, बस ये वही है। ये बेसिकली एक सुप्रीम कोर्ट की डायरी है कि जो जो चीज़ें होती चली गई हैं ना, वो इवेंट सारे के सारे इस डायरी के अंदर रिकॉर्ड है। जजमेंट प्रोसीडिंग्स और जो एक्ट्स होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, दे आर रिकॉर्डेड फॉर परपेचुअल मेमोरी एंड टेस्टिमनी प्रूफ। दीज रिकॉर्ड्स आर एडमिटेड टू बी ऑफ एविडेंट्री वैल्यू, एविडेंस के तौर पर यूज करे जाते हैं, एंड दे कैनॉट बी क्वेश्चन व्हेन प्रोड्यूस बिफोर एनी कोर्ट। अब आपने देखा होगा वकील अक्सर आर्ग्यूमेंट करते वक्त अलग अलग केसेस को कोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड से ही मैं आपको एक चीज बता देता हूं। नायक मूवी, अनिल कपूर की, एक दिन के लिए वो सीएम बनता है। लेट मी सी कि शायद से ये तो फ्री में अवेलेबल होगी। जब ये इसको इंटरव्यू के लिए बुलाता है अनिल कपूर, ये एक जर्नलिस्ट होता है, एंड जब इसकी पोल पट्टी खोलता है तो ये अनिल कपूर को ये बोलता है, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम एक दिन के लिए मेरी कुर्सी पर बैठ के देखो। जोश जोश में ये बोल आता है कि तुम्हें पता लगेगा कि एक दिन का सीएम बनकर देखो तो तुम्हें पता लगेगा कि मैं किन किन परिस्थितियों से गुजरता हूँ। अनिल कपूर उसको एक्सेप्ट कर लेता है। अब जब ये अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास दोबारा जाता है, ये सीएम है महाराष्ट्र का इस पिक्चर के अंदर, जब ये अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास दोबारा जाता है, ठीक है, अब वो लोग पूरे के पूरे वकीलों को बुलाएंगे। ये लोग, ये वकील बैठे हुए हैं, ये सीएम, ये इनका मंत्रिमंडल, एंड ये बाकी एमएलए विधायक। अब ये ना ये बोल रहा है कि ये ना जाकर, ये पर्सन इसको ये बोल रहा है कि ये सीएम जाकर बक आए हैं टीवी के सामने, इस बेवकूफ़ी की जगह कॉन्स्टिट्यूशन में है कि नहीं है। अब वो मिसाल दे रहे हैं कि आंध्र प्रदेश के सीएम जब एक बार छुट्टी पर गए थे, उनका वाइस बार सर्जरी हुई थी, तब वो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाकर गए थे। कर्नाटका में टॉप के एक विधायक ने भी ऐसे ही करा था।
कुछ दिन के लिए, एक दिन के लिए आप सीएम बना सकते हैं। तो वो अलग अलग देखो प्रेसिडेंट्स देने में लगे हुए हैं, वो मिसाल देने में लगे हुए हैं। अब ये सारे के सारे बैठे हुए हैं, ठीक है, तो वो बोलता है कि हाँ इस चीज़ के लिए जगह है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। यानी कि पहले वकीलों ने क्या करा, यहाँ पर बैठ के दे आर रीडिंग द बुक, एंड दिस बुक इज कॉन्स्टिट्यूशनल बुक, ठीक है। वो प्रेसिडेंट ढूंढ रहे हैं। प्रेसिडेंट्स का मतलब क्या है, वो अल्टीमेटली कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड ढूंढ रहे हैं कि पास्ट में कभी कुछ ऐसा हुआ है। एंड इसी को कहते हैं लीगल प्रेसिडेंट्स या लीगल रेफरेंसेस, हिंदी में इसको बोला जाता है मिसाल। यहां पर देखना, आर्गुमेंट छिड़ रही है, ये केस पलटा रहे हैं, इतने बावले हो रखे हैं। देखो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक खुलेगी अभी, ये देखो खुला, प्रेसिडेंट ढूंढने में लगे हुए हैं। वो पूछ रहे कि इस तरह की कोई मिसाल है क्या, प्रेसिडेंट है क्या? बिल्कुल। अब वो प्रेसिडेंट वर्ड यूज़ करते थे तो मूवी फ्लॉप हो जाती। नॉर्मल जनता को कहते समझ में आ गया ये मिसाल मतलब पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है क्या? बिल्कुल हुआ। बिल्कुल अगर हो रखा होगा तो टाइम बच गया। यहाँ पर क्या है, ये क्यों कहलवा रहे हैं अपने वकीलों से बुलवाकर, मिसालें क्यों जानना चाह रहा है सीएम? वो इस वजह से ताकि जो कोर्ट है नल एंड वॉइड डिक्लेयर ना कर दे मेरे इस डिसीजन को कि मैंने एक पर्सन को अपनी कुर्सी छोड़ के उसको एक दिन के लिए सीएम बना दिया। अच्छे से समझ में आया? पहले बताओ मुझे ये पहला पॉइंट, जितना समझा सकता था उतना समझा दिया। बताओ आगे। कोर्ट के पास ये भी पावर है, सुप्रीम कोर्ट के पास, यहाँ पर एक बात याद रखना, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में ही ये वाली बात आती है। इधर हाँ, एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट हैज टू पावर। तो पहले हमने देख ली। दूसरी, इट हैज़ अ पावर टू पनिश एनीवन फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कैसे पनिश करेगा? मतलब कोर्ट की अवहेलना करिए किसी पर्सन, ही हम काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं चैप्टर के अंदर। ईदर विद अ सिंपल इम्प्रिजनमेंट, अब सिंपल इम्प्रिजनमेंट भी देख लो ज़रा, जेल फॉर अ टर्म अप टू 6 months, 6 महीने तक की जेल, या फिर 2,000 रुपये का फाइन, या फिर 2,000 रुपये का फाइन भी और जेल भी। 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दी थी कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट not only of itself but also of high courts, subordinate courts and tribunals functioning in the entire country। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला इस जजमेंट के अकॉर्डिंग कि अगर आप कंटेम्प्ट सिर्फ हमारे कोर्ट में खड़े होकर, हमारी अवहेलना नहीं, जुडिशरी के स्ट्रक्चर के अंतर्गत किसी भी ऑर्गन या फिर किसी भी बॉडी की, जुडिशल बॉडी या जुडिशल ऑर्गन की अगर आप अवहेलना करते हो, बदतमीजी करते हो वहाँ पर, और हम तक अगर ये बात पहुँच गई तो वी हैव पावर कि आपने बदतमीजी करी थी। वह एक एग्जांपल दे रहा हूँ बस मैं, आपने बदतमीजी करी एनजीटी के मेंबर्स और नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के चेयरमैन के साथ, वहाँ पर आप उल्टा सीधा बोला है। ये बात अगर सुप्रीम कोर्ट तक पहुँची, सुप्रीम कोर्ट आपको 6 महीने तक की मैक्सिमम जेल, 2,000 रुपये का फाइन या दोनों लगा सकता है। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना सिविल नेचर का भी हो सकता है और क्रिमिनल नेचर का भी हो सकता है, ये भी देखते हैं। अगर आपका कंटेम्प्ट, आपने बदतमीजी करी है और वो सिविल नेचर की बदतमीजी है, तो यानी कि आपने क्या करा, इट मीन्स विलफुल डिसओबीडियंस। आप अपने होशो आवाज़ में थे, आपने ना पी रखी थी, ना किसी चीज़ को फूक रखा था, लेकिन फिर भी आपने जानबूझकर कोर्ट या उसके डिसीजन या ऑर्डर या जज जब आया तो आपने गुड आफ्टरनून गुड मॉर्निंग करने के लिए खड़े नहीं हुए, आपने जानबूझ के एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे हुए जज की, उसकी रूलिंग की, जजमेंट की, ऑर्डर की, रिट की या दूसरे कोर्ट के प्रोसेस की आपने विलफुल डिसओबीडियंस दिखाई, या फिर आपने उसको जानबूझ के ब्रीच करा है। आपने जो अंडरटेकिंग कोर्ट को दी थी उसको आपने ब्रीच कर दिया। अब कैसे? एक पर्सन था, उसने आपके खिलाफ केस करा, उसने सारे प्रूफ दिखाए कि इसने इतने इतने पैसे हमसे ले रखे हैं, ये हमें पैसा नहीं दे रहा है। आपने कोर्ट को अंडरटेकिंग दी, सर जी मैं एक साथ तो पैसे नहीं दे सकता,
लेकिन मैं हर महीने 2-2 हज़ार रुपये करके इसके दे दूंगा। आपने एक अंडरटेकिंग दी कि अगर आप इतने इतने दे दोगे, और अगर आप उसको नहीं दे पा रहे हो, वो पर्सन फिर से कोर्ट पहुंच जाता है, डैट मीन्स आपने जो कोर्ट को एक अंडरटेकिंग दी थी, आपने इसको विलफुल तरीके से ब्रीच कर दिया। आप कोर्ट से 1,000 की किस्त बनवा लेते हैं, 500 रुपये की बनवा लेते हैं। आप ही तो बोलकर आए थे कि 2,000 की दे दूंगा पर मंथ किस्त, वो करके नहीं दे पाए, तो आपने अंडरटेकिंग क्यों दी थी कोर्ट को? ये भी एक सिविल कंटेम्प्ट के अंदर माना जाएगा। या फिर जज एक जजमेंट डिलीवर कर रहा है, आप बीच में ओए ओए तेरी हुलुलुलु कुछ भी अंड उधर बक रहे हो मूवीज की तरह फन मोड पे। जज ऐसा फन करेगा आपके साथ, जिंदगी में कभी मूव ऑन नहीं कर पाओगे उस फन की गम से। उसके बाद क्रिमिनल कंटेम्प्ट, इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स पब्लिकेशन ऑफ एनी मैटर और डूइंग एन एनी एक्ट। अब एक बार बताओ, आप पब्लिश कर रहे हो, आप कोई भी कैसी हरकतें दिखा रहे हो, भैया ये तो एमपीज को भी अलाउ नहीं होता कि कोर्ट के किसी मुद्दे को वो लोग पार्लियामेंट्री फ्लोर्स पर डिस्कस कर सके। आपने ऐसा कर दिया, कोई भी एक ऐसा मैटर पब्लिश करा या कोई भी एक ऐसा एक्ट हरकतें दिखाई। अब डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या एडिटोरियल लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो। आप पहले जान लो आपका क्रिमिनल कंटेम्प्ट का केस कब बनेगा। व्हेन यू स्कैंडलाइजेस और लोअर्स द अथॉरिटी ऑफ अ कोर्ट। आप जगह जगह नारेबाजी करते फिर रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट एक करप्ट ऑर्गन है, जुडिशरी बिक चुकी है, आपके पास ना प्रूफ है ना कुछ है। जगह जगह आपने पोस्टर लगा दिए, आप इंडिया गेट पे बैठे, जंतर मंतर पे बैठे, इस तरीके के लोगों को इकट्ठा कर करके कैंडल मार्च कर रहे हो, इस तरीके की नारेबाजी कर रहे हो। आप तो कोर्ट की अथॉरिटी को लोअर कर रहे हो, जनता का विश्वास उठा रहे हो आप थर्ड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट में से, थर्ड ऑर्गन ऑफ डेमोक्रेसी, सॉरी, जुडिशरी में से। उसके बाद अगर आपका कोई भी पब्लिश करा हुआ मैटर, कोई भी आपने चीज़ छाप दी है या कोई आपकी ऐसी हरकतें, अगर वो इफ इट इंटरफेयर्स या फिर वहाँ पे प्रेजुडिस दिखता है, आपकी नफरत भरी टोन दिखती है कोर्ट के अगेंस्ट, और जिसकी वजह से कोई भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स या जजमेंट प्रभावित होती होगी, तब भी आपका ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट माना जाएगा। या फिर आपका कोई भी एक एक्ट मैटर पब्लिश करना या कोई भी आपके एक एक्ट, कोई भी आपकी हरकतें, इफ इट इंटरफेयर्स और ऑब्स्ट्रक्ट्स दी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन एनी अदर मैटर। कोर्ट जहां पर किसी केस के अंदर न्याय करना चाहता हो, आपकी इस हरकतें की वजह से किसी को जस्टिस ना मिल पा रहा हो, इन हरकतों की वजह से काफ़ी लंबे टाइम तक उस पर्सन को न्याय ना मिल पा रहा हो, जस्टिस ना मिल पा रहा हो, ये इन सारे मुद्दों को, यानी कि आपकी हरकतें, आपने कुछ पब्लिश कर दिया, कोई भी ऐसा कुछ बक दिया, कई बार कुछ अपलोड कर दिया, तो उसको क्रिमिनल कंटेम्प्ट मान सकता है कोर्ट। हाउएवर इनोसेंट तरीके से अगर आप कुछ पब्लिश करते हो, आपने राइट चीज़ पब्लिश करी है, जो कि हुआ था, जैसे मान लो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ने दूसरे सुप्रीम कोर्ट के जज को थप्पड़ मार दिया, ये रियल इंसिडेंट है, मान लो न्यूज़ में आया, सब जगह आया, आप उसके बारे में एक टिप्पणी कर रहे हो कि जुडिशरी में ऐसा नहीं होना चाहिए, जजेस के बीच में कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। आप सही बात लिख रहे हो, आपकी पब्लिकेशन इनोसेंट पब्लिकेशन है, या फिर आपने जो भी मुद्दा समाज में इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट करा है वो बिल्कुल फेयर है, एक्यूरेट है, ठीक है, जो भी जुडिशरी ने जजमेंट दी थी आपने बिल्कुल उसको वैसे ही बताया है, ठीक है। तो आप ना, जुडिशरी कहता है कैन यू क्रिटिसाइज अस, जुडिशरी कहता है येस यू कैन क्रिटिसाइज अस, लेकिन फेयर मैनर में हमारा क्रिटिसिज्म करो और रीजनेबल ग्राउंड्स पे करो, जहां हमारी निंदा बनती है वहां करो। आपको मेरे लेक्चर में कोई दिक्कत अगर है, आप मुंह पर बोलो। आपको अगर कोई और दिक्कत लग रही है, आप वो बोलो। आपको हर समय दिक्कत लग रही है, मैं तो मिडिल फिंगर सैल्यूट दिखाऊंगा और लात मार के बाहर निकाल दूंगा। मेरी आदत, मेरी कोई नेगेटिव आदत अगर आपको लग रही है कि वो नेगेटिव है, तो वो आपके लिए नेगेटिव है, मेरे लिए नहीं है। सेम कोड भी इसी वे में बिहेव करता है कि अगर जहाँ क्रिटिसाइज करना हमारा बनता है वहाँ करो। लगातार पब्लिश करे जा रहे हो, टुच करे जा रहे हो, अगेंस्ट बोले जा रहे हो, तो बेटा ऐसा जख्म मिलेगा ना कि ज़िंदगी में कभी नहीं मिला होगा। जुडिशियल एक्ट्स एंड जुडिशियल कमेंटबाजी, ठीक है, ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव साइड ऑफ द जुडिशरी, यानी कि जुडिशरी जब अपने एडमिनिस्ट्रेशन को कैरी आउट कर रहा है, अपने पावर्स एंड फंक्शन को कैरी आउट कर रहा है, अगर आप फेयर वे में, उसका रीजनेबल वे में क्रिटिसाइज करते हो, तो ये किसी भी प्रकार का कंटेम्प्ट नहीं माना जाएगा, ना ही ये सिविल कंटेम्प्ट माना जाएगा, ना ही ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट माना जाएगा।
आपके पास प्रूफ नहीं है, किसी चीज़ को आप जानते नहीं हो, अंधाधुंध कुछ भी मुंह फाड़ कर भौंकना शुरू कर रहे हो आप कोर्ट के बारे में। कोर्ट को अगर ये पता लग गया, मुंह के अंदर हाथ डाल के कोर्ट आपकी आत्मा हिला देगा। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही, बाकी की ज्यूरिसडिक्शन जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।